तो बच्चों लास्ट लेक्चर में हमने ऑब्लिक कोलिजन स्टार्ट किया था और शायद हमने ये पढ़ा था कि लाइन ऑफ इम्पैक्ट या लाइन ऑफ कोलिजन भी बोलते हैं या डायरेक्शन ऑफ इम्पल्सिव फोर्स, ये हमने डिस्कस किया था। और कहेंगे लाइन ऑफ कोलिजन ये सब कि जिस डायरेक्शन में एक बॉडी दूसरे बॉडी पे फोर्स लगाया। अगर मोस्ट ऑफ द केसेस में स्मूथ बॉडी रहेगा तो जो फोर्स होगा वो अलोंग कॉमन नॉर्मल होगा। और सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ वहां पे बताया कि जो वेलोसिटी ऑफ अप्रोच और वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन हम डिफाइन करते हैं वो अलोंग द लाइन ऑफ इंपैक्ट डिफाइन करते हैं। ठीक है ना। तो ऑब्लिक कोलिजन का सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है। और एक एग्जांपल भी बताया था कि जैसे ये है और एक ऑब्जेक्ट स्फेरिकल ऑब्जेक्ट ऐसे स्ट्राइक किया v1 वेलोसिटी से। अब इसका नॉर्मल तो इधर है, लाइन ऑफ इंपैक्ट ये हो जाएगा, फोर्स ये सरफेस इधर लगाएगा, इसका स्पीड ये v1 है, ये अगर एंगल θ1 है, ये θ1 है, तो ये v1 का इस डायरेक्शन में कंपोनेंट हो जाएगा v1 cos थीटा। सो वेलोसिटी ऑफ अप्रोच v1 cos θ1 हो जाएगा। और अगर सपोज ये आफ्टर कोलिजन ये इधर गया v2 से, ये एंगल है θ2, सो वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन v2 cos θ2 हो जाएगा। सो ऑब्लिक कोलिजन में पहला सवाल लेते हैं, इजी सवाल, और ऐसे सवाल आएंगे मेडिकल में। ये हॉरिजॉन्टल सरफेस और फिक्स्ड है, मतलब इसके मोशंस में कोई चेंज नहीं आएगा। एक बॉल v1 से आया, कोलाइड करके v2 से चला गया। केस 1 ले रहा हूं। If collision is elastic, so kinetic energy will remain conserved. अगर कोलिजन इलास्टिक है, कंक्लूजन ये ड्रॉ करेंगे काइनेटिक एनर्जी कंजर्व रहेगा। इसका कोई मोशन है नहीं सरफेस का, तो इसका काइनेटिक एनर्जी कंजर्व रखने के लिए कैन वी से दैट v1 इक्वल टू v2 हो जाएगा। क्या बात समझ में आई? अब हम बात करते हैं क्या θ1 θ2 में क्या रिलेशन होगा। तो अब बात करते हैं कि कंसीडर द बॉल। What is relation between θ1 and θ2? Consider motion along, consider motion of ball, consider motion of ball along टेंजेंशियल डायरेक्शन। यहाँ पे हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन है,
अब बताओ बॉल पे फोर्स तो लगा है इधर, नॉर्मल फोर्स, तो बॉल का सिर्फ बॉल का कंसीडर करें तो इस डायरेक्शन में मोमेंटम कंजर्व नहीं रहेगा, बट बॉल का इस डायरेक्शन में मोमेंटम कंजर्व रहेगा। रीजन इज इस डायरेक्शन में फोर्स नहीं लगा है। along tangential direction linear momentum will remain conserved. What is linear momentum along horizontal direction? mv1 sin theta 1. What is linear momentum in x directions after collision? mv2 sin theta 2. अभी जस्ट प्रूफ किया v1 इक्वल टू v2. So from the above equation, sin theta 1 is equal to sin theta 2. That means theta 1 is equal to theta 2. किस केस में? जब कोलिजन इलास्टिक है। अब देखो इलास्टिक कोलिजन्स में काइनेटिक एनर्जी तो कंजर्व लिखते ही थे, एक और तरीका हमने देखा था वेलोसिटी ऑफ अप्रोच इज इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन लिखने का। तो अगर मैं मोमेंटम कंजर्वेशन का एक इक्वेशंस लिखा और ये नहीं लिख करके हम वेलोसिटी ऑफ अप्रोच और वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन लिखते, मैं लिख रहा हूं अल्टरनेट मेथड, कहते हैं व्हाट इज वेलोसिटी ऑफ अप्रोच, तो v1 cos थीटा 1। व्हाट इज वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन, v2 cos थीटा 2। ये इक्वेशन 1, ये इक्वेशन 2, और ये दोनों को डिवाइड कर देते तो v1 चला जाता और आ जाता tan थीटा 1 इक्वल टू tan थीटा 2। तो इससे हम कह देते थीटा 1 इक्वल टू थीटा 2, और जब थीटा 1 थीटा 2 इक्वल है तो v1 इक्वल टू v2 हो जाएगा, यहां से या यहां से, तो ऐसे भी बोल सकते हैं। नेक्स्ट सवाल इज केस 2, नेक्स्ट थ्योरी, इफ कोलिजन इज inelastic और लेट्स E दिया हुआ है, E is the coefficient of restitution, सो E के टर्म में ये सारे रिलेशंस थीटा 1 थीटा 2 में v1 v2 में लिखना है। तो बच्चों पहला इक्वेशन तो मैं लिखूंगा सेम लीनियर मोमेंटम कंजर्वेशंस का, लीनियर मोमेंटम कंजर्वेशन किसका, सिर्फ बॉल का, किधर, along टेंजेंशियल डायरेक्शन मतलब हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन। We will get the same result, सेम इक्वेशन यही आएगा, मोमेंटम तो कंजर्व रहेगा। और जब इनइलास्टिक होता था तो हम लोग लिखते थे वेलोसिटी ऑफ अप्रोच और वेलोसिटी में सेपरेशन में कुछ रिलेशन। सो क्या रिलेशन होगा यहाँ पे,
velocity of separation is equal to E times velocity of approach. अच्छा ये समझना, ये velocity of separation लिखा. Velocity of separation is v2 cos theta 2. Velocity of approach is E times of v1 cos theta 1. Sorry. सही लिखा था v1 cos theta 1 velocity of approach E times. So this is equation 2. वन और टू से मुझे थीटा वन थीटा टू में रिलेशन चाहिए, तो क्या लिखेंगे, दिस बाय दिस कर लेते हैं, ये v2 वाले को इधर ले लेते हैं, mv2 sin थीटा 2 था, दैट इज इक्वल टू mv1 sin थीटा 1 था, ये इक्वेशन 1 था, ये 1/2 कर लो, तो v2 चला जाएगा, tan थीटा 2 इज इक्वल टू 1/e टाइम्स tan थीटा 1. इसका मतलब E जो आ गया, E इज इक्वल टू tan थीटा 1 अपॉन tan थीटा 2. ये बच्चों मेडिकल वाले बच्चे तो इसको रट्टा मार लें, ध्यान में रख लें, क्योंकि ये सवाल आ सकता है. थीटा 1 क्या है, नॉर्मल से कितने एंगल पे आया, थीटा 2 क्या है, नॉर्मल से कितने एंगल पे कोलिजन्स के बाद गया है. मुझे ना v1 और v2 में भी रिलेशन चाहिए. मान लो v1 दिया हुआ है, E दिया हुआ है, v2 निकालना है. क्या करें, ये m तो कैंसिल ही हो गया है, दिस स्क्वायर प्लस दिस स्क्वायर कर लेते हैं, तो क्या हो जाएगा, इक्वेशन 1 का स्क्वायर प्लस इक्वेशन 2 का स्क्वायर करो, तो 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर, 1 स्क्वायर करेंगे तो v2 स्क्वायर साइन थीटा 2 स्क्वायर, v2 स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा 2, तो यह आ जाएगा v2 स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा 2 प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 2. समझ में आ रहा है कि ये होगा क्या, दैट इज इक्वल टू v1 स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा 1 प्लस e स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा 1. So v2 स्क्वायर इज इक्वल टू, ये आ जाएगा v1 स्क्वायर कॉमन ये तो 1 हो जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा 1 प्लस ई स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा 1. लिखो इतना,
जो सबसे पहले तो मैंने ये पूछ दिया व्हाट इज ई फॉर दिस कोलिजन, और वी डैश क्या है। तो अभी तो जस्ट हमने फॉर्मूला डिराइव कर लिया था। अगर मैं ई की बात करूं तो ई इक्वल टू कुछ तो अभी डिराइव किया था ना, अपॉन tan थीटा, tan theta 1 upon tan theta 2. tan थीटा 1 अपॉन tan थीटा 2 ये डिराइव किया था अभी। tan theta 1 is 1 tan 45 1 अपॉन ये क्या हो जाएगा रूट 3, that means root 3 by 3, that means around 1.732 divided by 3, roughly around 0.6 है ना, roughly। अगर वीडेस निकालना तो क्या मैं जो पिछला फॉर्मूला लिखा था उससे जाएं, या मैं बहुत आराम से बता सकता हूं लीनियर मोमेंटम कंजर्वेशन अलोंग एक्स एक्सिस। मैं क्या लिखूंगा, वी नॉट, ये 45 तो ये 45, वी नॉट साइन 45 इज इक्वल टू वी डैश साइन 60। क्या सही लिखा, वी डैश इज इक्वल टू वी नॉट साइन 45 1 बाय रूट 2 अपॉन साइन 60 रूट 3 बाय 2। अब मान लो किसी को यह फॉर्मूला याद नहीं है, इक्वल टू tan थीटा 1 अपॉन tan थीटा 2 भूल गए, कुछ भी नहीं याद है, लेकिन ये तो याद है मोमेंटम इस डायरेक्शन में कंजर्व रहेगा, तो ये v डैश और v नॉट में रिलेशन आ गया। और उसके बाद तुम्हें e निकालना है तो क्या करोगे, देखो एकदम बेसिक, कुछ भी मुझे नहीं याद है, तो व्हाट इज वेलोसिटी ऑफ अप्रोच, v नॉट साइन 45, तो e टाइम्स वेलोसिटी ऑफ अप्रोच, साइन 45 नहीं cos 45। What is the velocity of separation, v dash cos 60। e निकालना था, e इंटू वी नॉट 1 बाई रूट 2 इज इक्वल टू वी डैश का वैल्यू ये पुट कर देंगे, वी नॉट रूट 2 बाई 3 cos 60 is half, वी नॉट गया, ये 2 और ये रूट टू हो जाएगा, तो ये चला जाएगा, e is equal to 1 by रूट 3 आ गया। जरूरी नहीं कि वो फॉर्मूला याद ही रखना था, बट मेडिकल के लिए याद रख लो तो अच्छा है। एक और सवाल लेते हैं जो आ सकता है मेडिकल में, हालांकि थोड़ा टफ ही रहेगा। एक बॉल को ना यहां से ड्रॉप किया, छोड़ दिया, और ये हिट किया है वर्टिकली, सटली छोड़ दिया, और ये इंक्लाइन प्लेन है, इंक्लिनेशन दे दिया 37 डिग्री। A ball is dropped from wrist
just after collision it is given that its velocity becomes horizontal then find E for this collision. E मतलब coefficient of restitution for this collision. कितने बच्चे इसको कर पाते हैं? देखना coefficient of restitution क्या होता है, कैसे सॉल्व करेंगे. तो ये 37, तो ये 37, ये 37 है ना. ये 37, तो ये 37, ये 90 माइनस 37, तो ये 37. और ये एंगल कितना है? 53 हो जाएगा. तो हम कह सकते हैं कि यहाँ पे ये θ1 एग्जैक्टली जो फॉर्मूला हमने डेराइव किया था उसके लिए θ1 है 37 और θ2 है 53. तो E इक्वल टू क्या डिफाइन किया था? tan θ1. सही लिख रहा हूं क्या? सही लिखा है गलत लिखा? किसी को आंसर मैच किया? तो E का वैल्यू हमने 9/16 निकाल लिया. अगर मैं इसी सवाल में पूछता बच्चों कि अगर ये h हाइट से ड्रॉप किया था तो ये रिबाउंड जस्ट आफ्टर rebound from the inclined plane, what is the velocity v dash? नहीं, ये सवाल भी पूछा सकता है, आ सकता है ये मेडिकल में. तो यहाँ पे जस्ट बिफोर कोलिजन कैन बी से कि ये v नॉट जो होगा वो √2gh होगा. और अभी हम बॉल की बात करें तो ये बॉल का मोमेंटम कोलिजन हो रहा है, क्या बॉल का मोमेंटम कंजर्व होगा? नहीं, बॉल पे फोर्स लगा है. जस्ट बिफोर कोलिजन, जस्ट आफ्टर कोलिजन की बात करें तो बॉल पे एक फोर्स लगा है. कौन फोर्स? इंक्लाइन प्लेन ने लगाया. किधर लगाया? इधर लगाया. तो बॉल का मोमेंटम चेंज किधर होगा? इधर होगा. अलोंग द इंक्लाइन मोमेंटम चेंज नहीं होगा. यही सवाल हमने पिछले में भी थ्योरी डिस्कस किया था, यही कॉन्सेप्ट. तो अगर v डैश निकालना है कि किस वेलोसिटी से रिबाउंड किया तो लिखेंगे फ्रॉम, लिखना है सारे बच्चे लिखेंगे लीनियर मोमेंटम conservation along the incline of the ball. देखो इसका वेलोसिटी इधर है बच्चों, इधर है. ये 37 डिग्री है. along the incline v नॉट cos 37 नहीं, v नॉट sin 37. v नॉट का वैल्यू ये है. इज इक्वल टू, ये बच्चों 53 है तो v डैश sin 53
So V dash is equal to V naught three by five sin 37 upon 4/5 cos 30 sin 53 देखो बच्चों, there is a triangular wedge of mass 4 kg resting on a smooth horizontal surface a ball of mass ball of mass 0.1 kg moving horizontally with a speed 30 meter per second hit the inclined plane it is found that after collision the ball, बहुत ही अच्छा सवाल है बच्चों, ये एडवांस लेवल का सवाल है. The ball flies off vertically, then देखो ये अगर हिट किया किसके बाद ये बॉल जो है वो किधर चला गया, वर्टिकल चला गया. अच्छा ये 37 नहीं लेना है, ये क्या करना है, ये ऐसे आया ना, तो 37 तो 37 53 नहीं, ये 53 लेना है. थीटा इज 53 डिग्री. ठीक है. ठीक है, थीटा को 53 लेना. तो पहला सवाल है कि फाइंड
velocity of the wedge just after collision. ठीक है, तो सॉल्व करते हैं। ये अच्छा सवाल इसलिए है क्योंकि सबसे पहले देखो कि अगर हम लोग बात करते हैं बॉल प्लस वेज सिस्टम का, अगर हम बॉल प्लस वेज सिस्टम की बात करें तो इस पे क्या कोई एक्सटर्नल फोर्स है हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में? नहीं है। हालांकि जस्ट आफ्टर कोलिजन, जस्ट आप बिफोर कोलिजन की बात कर रहे हैं, क्योंकि एमजी उमजी तो है एमजी, लेकिन वर्टिकल में नॉर्मल, ये वर्टिकल में है। मतलब कुछ देर बाद डिस्कस करेंगे कि नॉर्मल इंपल्सिव होगा, और लेकिन ये है वर्टिकल डायरेक्शन में, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में एक्सटर्नल फोर्स नहीं है। सो सिस्टम का लीनियर मोमेंटम हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में कंजर्व रहेगा। दिस इज द मेन कॉन्सेप्ट। लिखो कंसीडर बॉल प्लस wedge system for horizontal direction, linear momentum will remain conserved. Linear momentum will remain conserved. So what is the initial linear momentum of the ball? Let's say this starts moving with velocity v1 after collision. इनिशियली ये रेस्ट में था, तो इनिशियली इसका सिर्फ था 0.1 m इंटू वी नॉट 40, किधर था माइनस आई कैप में, इधर ही लिखते हैं। ये रेस्ट में था प्लस 0 फाइनल 4 kg इंटू v1, और ये बॉल के बारे में कहा कि ये वर्टिकल चला गया तो इसका हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में कंपोनेंट 0 थी ये। सो व्हाट यू विल गेट v1 इज इक्वल टू, यहां से देखो तो आ जाएगा 1 मीटर पर सेकेंड। अब दूसरा है कि विथ व्हाट वेलोसिटी द बॉल फ्लाइज ऑफ वर्टिकली। ये बच्चों है एडवांस लेवल का सम, मेडिकल में मैं करा रहा हूं, मैं बता दूंगा, समझ में तो आ जाएगा, लेकिन खुद से कैच करना बड़ा मुश्किल होगा। विथ व्हाट वेलोसिटी इसके लिए मैं लिख रहा हूं कंसीडर द बॉल ओनली। आपने सिर्फ बॉल को कंसीडर करो। ये देखो, ये कॉन्सेप्ट जिसको क्लिक कर गया ना वो बड़ा अच्छा करेगा, इस टाइप के सम में टफ सवाल कर लेगा।
अगर हम बात करें इस बॉल पे सिर्फ, तो इस बॉल पे किधर फोर्स लगा है, जस्ट आफ्टर कोलिजन और जस्ट बिफोर, तो ये इंक्लाइन प्लेन ने लगाया इधर, तो इस बॉल का मोमेंटम इधर चेंज होगा, इधर चेंज नहीं होगा। तो इस बॉल का मोमेंटम along the incline will remain conserved. Force on the ball is normal to incline ये पूरा लिख लेना। सो जब फोर्स नॉर्मल है मतलब along incline नहीं है, so its linear momentum किसका, सिर्फ बॉल का, along incline will remain conserved. सो मुझे थीटा एक्चुअली कितना देना था वो मैं बताता हूँ। थीटा भी तुम्हें लिखना नहीं है, आ जाएगा तो निकल जाएगा। इसका भी मोमेंटम हो जाएगा v1, और अगर ये थीटा है तो लिखेंगे v1, v1 v0 लिखाओ, v0 से बॉल का v0 cos 37, अच्छा थीटा1 है तो थीटा1 शायद 37 ही लेना पड़ेगा, दैट इज इक्वल टू ये गया ये वर्टिकल गया है, सपोज ये v डैश से गया है वर्टिकल, ये निकालना है v डैश, तो अगर ये थीटा तो ये थीटा, सो v डैश साइन थीटा, so v dash is equal to v0 cot थीटा। अब मैं बात कर रहा हूं ये, एक चीज समझना कि हमने थीटा का वैल्यू क्यों नहीं दिया कि कब ऐसा होगा, हमने तो ये दे दिया कि ऐसा हो रहा। एक्चुअली हमारा आइडिया है कि v dash मस्ट बी लेस देन v0, v dash मस्ट बी लेस देन v0। कहोगे सर ऐसा क्यों? अगर v डैश v0 से बड़ा हो गया मतलब इस बॉल का काइनेटिक एनर्जी बढ़ गया, और इसके पास तो काइनेटिक एनर्जी मिला ही, तो कोलिजन्स में काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाएगा, विच इज नॉट पॉसिबल। तो ये हम v0 थीटा कितना लें कि v डैश v0 से कम हो, तो cot 53 लेस देन 1 होता है, तो थीटा इज इक्वल टू 53 सही है। सो v डैश इज इक्वल टू v0 cot 53, दैट मीन्स 40 cot 53 कितना हो जाएगा 3/4, दैट इज इक्वल टू 30 मीटर पर सेकेंड।
और प्रथमेश देखो तो क्या गड़बड़ किया तूने? एक और सवाल ले लेते हैं, लास्ट सवाल आज का, मतलब इसका लास्ट सवाल, फिर इम्पल्स पढ़ाऊंगा मैं। चलो एक सवाल और लिखते हैं। There are two ball A and B of equal mass. B is at rest. A moving along x-axis collide with B after collision. It is found that B starts moving at angle 37 with x-axis. बच्चों इसमें दो सवाल लूंगा मैं। मुझे लग रहा है बच्चे परेशान हो गए होंगे, मेरा भी तीसरा लेक्चर तो मैं भी थक गया हूं यार। 37 पे मूव करना शुरू किया, इससे हम क्या कंक्लूजन ड्रॉ कर सकते हैं? इस बॉल पे इसने किधर फोर्स लगाया होगा? ये रेस्ट में था, अब इधर जाना शुरू किया, दैट मींस इस पे फोर्स इधर लगा है। तो इस इंफॉर्मेशन से हम ये बता सकते हैं कि ये बॉल पे इंपल्सिव फोर्स इस डायरेक्शन में लगा है, मतलब ये हमारा लाइन ऑफ इंपैक्ट है। ये जो हमने अभी स्टेटमेंट बताया बड़ा इंपॉर्टेंट है, ये फिर से मैं बता रहा हूं, एडवांस लेवल के समय ऐसे सोचना।
इसका मतलब अगर हम बात करें कि वेलोसिटी ऑफ अप्रोच, वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन की, तो वो हम इस डायरेक्शन की बात करेंगे, इस डायरेक्शन की। अब हम केस 1 ले रहा हूं, इसमें 2 सवाल लेंगे। केस 1, इफ कोलिजन इज इलास्टिक, और इसी में मैं थ्योरी भी पढ़ा देता हूं, स्पेशल केस वाला। अगर बच्चों कोलिजन इलास्टिक होता था और दोनों मास इक्वल होते थे तो क्या होता था इसके पहले जो हम पढ़े थे हेड ऑन में? सेम वेलोसिटी से दूसरा मूव करता। नहीं, और बताओ। एक्सचेंज कर लेता था, वेलोसिटीज ब्लॉक एक्सचेंज कर लेता था। मतलब जो ए का है वो बी का हो जाएगा, जो बी का है वो सी का हो जाएगा, ए का हो जाता था, है ना। यहां भी वही होगा, यहां भी बॉल अपना वेलोसिटी एक्सचेंज करेगा, लेकिन किस डायरेक्शन का वेलोसिटी एक्सचेंज करेगा? along द लाइन ऑफ इंपैक्ट के डायरेक्शन का वेलोसिटी एक्सचेंज कर लेगा। तो यहाँ पे इफ कोलिजन इज इलास्टिक के अब नीचे लिखो सॉल्यूशन। और ये स्पेशल केस याद रखना, सिंस मास इज सेम, नीचे लिखो since mass of the two colliding body are same, since mass of the two colliding body are same, so the two body will exchange their velocities along line of impact. अब सुनना, इसका अगर पूछा जाए कि बताओ ये किस वेलोसिटी से जाना शुरू करेगा, तो मैं कहूंगा कि इस बॉल का वेलोसिटी, ए बॉल का वेलोसिटी v नॉट इधर है, लेकिन इसका वेलोसिटी इधर कितना है, इस डायरेक्शन में। तो कहोगे सर v नॉट cos 37, तो b बॉल का पहले इधर वेलोसिटी 0 था और a बॉल का पहले इधर v नॉट cos 37 था, तो b का हो जाएगा v नॉट cos 37 और a बॉल का वेलोसिटी हो जाएगा उस डायरेक्शन में जो b का था, b का तो 0 था। तो a का वेलोसिटी इस डायरेक्शन में हो जाएगा 0। सॉरी, ए बॉल का 0 हो जाएगा। क्या ए बॉल का वेलोसिटी तो इधर था, इसका इस डायरेक्शन में कितना वेलोसिटी होगा ए का? ए का इस डायरेक्शन में जो वेलोसिटी होगा वो अनचेंज रह जाएगा। इसका रिकॉर्डिंग भी तुम बाद में देखना, ये स्टेटमेंट सारे बहुत इंपॉर्टेंट है। ए बॉल का वेलोसिटी इस डायरेक्शन में अनचेंज रह जाएगा। कहोगे व्हाई? बिकॉज ए बी में जब कोलिजन हुआ है तो एक दूसरे पे इस डायरेक्शन में फोर्स लगाया है, इस डायरेक्शन में, मतलब ए बॉल पे इस डायरेक्शन में फोर्स नहीं है, इसलिए इसका इस डायरेक्शन में वेलोसिटी चेंज नहीं होगा, इसका इस डायरेक्शन में मोमेंटम कंजर्व रहेगा। तो पहले कितना था इसका इधर v नॉट साइन 37, इसका जो वेलोसिटी रहेगा वो रहेगा v नॉट साइन 37। हाँ जी, मैं ना थोड़ी देर बाद कॉल करता हूँ, कुछ मैसेज आए हैं।
बी बॉल का इधर होगा v नॉट cos 37 और ए बॉल का इस डायरेक्शन का मोमेंटम कंजर्व है, इस डायरेक्शन का वेलोसिटी सेम रह जाएगा, तो v नॉट sin 37। मैं डायग्राम फिर से ड्रॉ करता हूं बिकॉज ये बहुत कंफ्यूजिंग हो गया होगा। और इसका भी मास सेम ले लिया, इसका भी मास सेम ले लिया। केस 2, कोलिजन इनइलास्टिक है। अगर इनइलास्टिक है तो दे सकता है कि कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन कुछ है, मान लो ये दे दिया हाफ, ये दे दिया है हाफ, और ये हो जाएगा टफ सवाल। फाइंड velocities of balls just after collision। तो सॉल्यूशंस क्या लिखोगे बच्चों? इनिशियली ये रेस्ट में था, line of impact will be at angle 37 with x axis। क्यों हमने पिछले सवाल में किया था? फिर करते हैं कंसीडर linear momentum conservation along line of impact of the two body system। मुझे लग रहा है कि ये तुम लोगों को बहुत तकलीफ दे रहा होगा ये सवाल, इसको कम से कम एक बार और देखना होगा। हमने लीनियर मोमेंटम कंजर्वेशन किया किस डायरेक्शन में? along the line of impact। इनिशियली सिर्फ ए बॉल का वेलोसिटी था इधर, इसलिए इसका कंपोनेंट इस डायरेक्शन ले लिया along line of impact। इसका mv2, इसका mv1 अपोजिट, सो माइनस, इसी को सॉल्व करके लिख लिया इक्वेशन 1। वेलोसिटी ऑफ अप्रोच और वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन में रिलेशंस लिख लिया, कोएफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस ई है, ई का वैल्यू हाफ दिया हुआ है, दोनों को सॉल्व कर लो, क्या आ जाएगा? थोड़ा सा थ्योरी, बस 5 मिनट, थ्योरी में तो बहुत ज्यादा टाइम लगता नहीं है। अच्छा, एक बड़ा इंपॉर्टेंट टर्म है इम्पल्स। हाउ इम्पल्स इज डिफाइंड? हालांकि इम्पल्स वर्ड हमने ये बोल दिया था कि अगर दो बॉडी कोलाइड कर रहा तो एक बॉडी दूसरे बॉडी पे फोर्स लगाता है, उसको जनरली बोलते हैं इम्पल्सिव फोर्स। इन जनरल टर्म में इम्पल्स का मतलब होता है सडन। कभी तुम लोग कहते हो इम्पल्सिव डिसीजन ले लिया, सडन एक लार्ज फोर्स लगता है तो बोलते हैं इम्पल्स लगाया, है ना?
कॉमन लाइफ में देखते हो कभी किसी को बोला जाता है डोंट बी इम्पल्सिव, मतलब बहुत सडन कोई चेंज डिसीजन मत लो, सडन रिएक्ट मत करो, ठीक है। लेकिन फिजिक्स में जो एक्चुअल डेफिनेशंस है, कॉमन लाइफ कॉमन टॉक को छोड़ दें तो बहुत ही सिंपल सा डेफिनेशन इम्पल्स का। एंड इम्पल्स के डेफिनेशन में फोर्स को नेसेसरली लार्ज होना, लॉन्ग होना, बड़ा होना ये जरूरी नहीं है। तो डेफिनेशन इज सिंपली एफ डी टी का इंटीग्रेशन इज कॉल्ड इम्पल्स, और ये डी टी स्केलर है, तो सिंपली फोर्स इंटू डी टी, स्केलर मल्टीप्लीकेशन है ना, ऑफ दो वेक्टर नहीं, स्केलर का मल्टीप्लीकेशन एक वेक्टर के साथ, जैसे 2a 3a लिखते हैं, यहाँ पे डॉट प्रोडक्ट नहीं देते हैं। तो अगर हम यहाँ पे फोर्स लिखे तो ये फोर्स कर सकते हो, तो यहाँ पे इंपल्स वेक्टर साइन में दे दिया। दिस इज द डेफिनेशन बच्चों, सिंपल सा। लिख लिए। नॉर्मल टॉक में फोर्स लार्ज होता है तब हम लोग बोलते हैं वी यूज टू से कि एक इंपल्सिव फोर्स लग रहा है, एक इंपल्स लग रहा है, बट फिजिक्स में डेफिनेशंस के लॉ अकॉर्डिंगली ये जरूरी नहीं, और ये जल्दी हर बुक में लिखा भी नहीं रहता। अब आते हैं, अगर किसी बॉडी पे रिजल्टेंट फोर्स एफ है, अब मैं बात करूं अगर रिजल्टेंट फोर्स एफ है तो एफ डी टी का इंटीग्रेशन क्या बताएगा, इसको इंपल्स तो कहीं रहे हैं, एफ आई इक्वल टू एम इंटू ए होता है। या इसको ऐसे लिख लेते हैं, इसको ऐसे छोड़ो, न्यूटन्स का सेकेंड लॉ जो था ना, वो मैंने बताया था रिजल्टेंट फोर्स इज इक्वल टू होता है रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, ये था dp इज इक्वल टू एफ आर डी टी। अब ये हो जाएगा बच्चों चेन मोमेंटम फाइनल माइनस इनिशियल p2 माइनस p1, और इसको क्या बोलते हैं इंपल्स। तो इंपल्स इज इक्वल टू आ जाएगा चेंज मोमेंटम, तो ये लेकिन इंपल्स क्या है, नेट इंपल्स। कभी कभी कोई बच्चा ने डेफिनेशन देता है कि इंपल्स इज इक्वल टू चेंज मोमेंटम, दिस इज नॉट डेफिनेशन। डेफिनेशन इंपल्स का क्या हो जाएगा, I इज इक्वल टू एफ डी टी का इंटीग्रेशन। बट अगर हम किसी बॉडी की बात करें, किसी बॉडी पे अगर नेट फोर्स एफ आर लग रहा है तो दैट इज इक्वल टू डीपी बाई डी टी, ये न्यूटन्स लॉ से आया, और यहां से ये लिख दिया एफ आर डी टी का इंटीग्रेशन को कहेंगे नेट इंपल्स, आई नेट दैट इज इक्वल टू चेंज मोमेंटम ऑफ द बॉडी। हो सकता है एक बॉडी पे 2-3 इंपल्स लग रहे हो, तीनों का रिजल्टेंट आएगा चेंज मोमेंटम, तो ये लिख लो। बहुत बच्चे निकल गए यार। तो जनरल बुक्स में भी कभी लिखा था कि इंपल्स का मतलब चेंज मोमेंटम, मैं फिर से इसको सेपरेट कर रहा हूं। इंपल्स का डेफिनेशन एफ डी टी का इंटीग्रेशन है ना। अगर किसी बॉडी पे रिजल्टेंट फोर्स एफ है
FR है, रिजल्टेंट इंपल्स जो होगा वो उस बॉडी के चेन मोमेंटम के बराबर होगा। रिजल्टेंट इंपल्स, नेट इंपल्स। और आई नेट अगर बात करूं दैट इज इक्वल टू क्या लिखा, P2 माइनस P1। और एक और चीज देखना, अगर कोई बॉडी पे पूछे कि नेट इंपल्स, जो इंपल्स लगा उसका डायरेक्शंस क्या है या नेट फोर्स का डायरेक्शंस किधर है, तो तुम कह सकते हो उस बॉडी का मोमेंटम चेंज किस डायरेक्शन में होगा। ठीक है ना। अब एक सवाल पूछता हूं, एक मास m है, ये v0 वेलोसिटी से गया, ये वॉल से कोलाइड किया और ये रिटर्न हो गया, v0 वेलोसिटी से रिटर्न हो गया। तो सवाल ये है कि व्हाट इज द इंपल्स इम्पार्टेड बाय वॉल ऑन द बॉल। एक बॉल को तूने थ्रो किया v0 वेलोसिटी से, वो कोलाइड किया और वापस आ गया, तो व्हाट इज नेट इंपल्स इम्पार्टेड बाय वॉल ऑन द बॉल, है ना। तो अभी देखोगे कि बॉल पे इंपल्स कौन लगा रहा है, सिर्फ वर्टिकल बॉल लगा रहा है, तो नेट इंपल्स जो होगा चेन मोमेंटम के बराबर होगा, तो P2 माइनस P1। P2 कितना है, mv0 माइनस आई कैप माइनस P1 कितना है, mv0 आई कैप। तो इंपल्स आ जाएगा 2mv0 माइनस आई कैप। क्या ये बात समझ में आई, कॉन्सेप्ट। इन फोर्स वर्सेस टाइम ग्राफ, सर्टेनली ये 1D मोशंस के लिए दिया रहेगा, फोर्स वर्सेस टाइम ग्राफ जो ग्राफ दिया रहता है। तो अगर इंपल्स पूछा जाएगा तो इंपल्स होता है f dt का इंटीग्रेशन y dx का इंटीग्रेशन, और ये समझ सकते हो दिस इज एरिया अंडर ft ग्राफ, मतलब ये वाला एरिया। आज का थ्योरी लास्ट